बोलेंगे, रंजन भाई बोलेंगे, मुझे बता दे, सिर्फ धर्म का नाम न ले। और रंजन भाई बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, मैं इनका, ये छोटी उम्र है लेकिन मैं इनका सम्मान करता हूं कि मैं इसमें भी कुरेज नहीं समझूंगा। पहली बार मैं मेरे पे कोई टकराया कि जो सच बात कहते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आज भी रंजन भाई सच बोलेंगे। ठीक है, एक देश में ऐसा मतलब कि एक पैनिक क्रिएट करने वाला कानून क्यों लाया जा रहा है? जो अध्यादेश की बात आप कर रहे हैं और जिसका बहुत विरोध भी पार्टियां कर रही हैं, तो विपक्षी पार्टी, आप मुझे ये बताइए, मैं आपसे भी और बाकी सभी जो हमारे पैनलिस्ट उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या उस अध्यादेश में कहीं लिखा है कि सिर्फ मुसलमानों को अपना प्रोप्राइटरशिप या तख्ती लगाना है? कोई पैनलिस्ट मुझे बताए, क्या उस अध्यादेश में कहीं एक ये वाक्य लिखा है कि सिर्फ मुसलमानों को ही अपना नाम लिखना है, उन्हें अपनी जाति बतानी, धर्म बताना है, या उन्हें अपना मोबाइल नंबर जारी करना है? नहीं है। एक वो व्यवस्था है जो वहां सबके लिए लागू करी गई, और इसमें क्या बुराई है? क्या आप ये, या तो आप ये मान लीजिए कि वहां पे 99% व्यापार पे मुस्लिम बिरादरी का ही कब्जा है, ऐसा तो नहीं है, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, और ये व्यवस्था सबके ऊपर लागू है, सबको लिखना है। अब इस जो व्यवस्था है, इसके पक्ष और विपक्ष में मैं आपको 30 सेकंड लूंगा आपकी चर्चा करने के लिए। देखिए, मुहर्रम का माहौल जो चल रहा था, उसमें आपने देखा कि जैसे ही इंडी गठबंधन ने लोकसभा में जहां जहां भी इनकी सीटें बढ़ी हैं, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, उसमें एक धर्म विशेष का मतलब है मुस्लिम वर्ग, उस वर्ग की तरफ से मुहर्रम के जुलूस की आड़ लेकर के कहां पे नफरती नारे लगाए गए, कहां पे भड़काऊ भाषण दिए गए, कहां पे बवाल किया गया, ये कोई छुपा नहीं आपसे, आप भी मीडिया में है और ये पूरी मीडिया चला रही है पूरे देश में जहां पे हो रहा है। मुहर्रम में कानपुर में दंगा हुआ, आपने देखा, वहां पे किसने दंगा किया? मुहर्रम वाले दंगाइयों ने किया। बिहार में मुंगेर में दंगा हुआ मुहर्रम के जुलूस। नवादा में दंगा हुआ। मैं आपके प्रश्न पे ही आ रहा हूँ, मैं आपके प्रश्न पे आ रहा हूँ, बस पृष्ठभूमि बना रहा हूँ। चंपारण में, गोपालगंज में, कानपुर में पार्षद के घर के सामने उन्होंने गलत नारे लगाए, उन्होंने कहा हिंदुस्तान में रहना होगा, ख्वाजा ख्वाजा कहना होगा। देखिए, आप किसी पार्षद, मान लीजिए भाजपा का पार्षद है, तो क्या आप उसके घर के सामने नारेबाजी इस तरह करेंगे? आप भाजपा का कोई पार्षद है, भाजपा कोई विधायक, उसके घर के सामने आप कहेंगे फिलिस्तीन जिंदाबाद है, पाकिस्तान जिंदाबाद है? ये नहीं चलेगा। फिलिस्तीन का झंडा लेकर के आप, जब देश आपका, मैं कहता हूँ मुसलमानों का भी तो देश है ना, ये वो पाकिस्तान तो नहीं वो हिंदुस्तान को अपना देश कहते हैं, यहाँ पे अधिकार जताते हैं और यहाँ सारी चीजों पे अपना हक मानते हैं, यहाँ के संसाधनों पे। फिर अगर वो हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएगा, हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा लगाएगा, तो क्या इसको स्वीकार करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। प्रशासन की तरफ से मैं समझता हूँ कि इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल भेजा जाना चाहिए देशद्रोह के कानून के तहत। अब आता हूँ आपके विषय पे। चंपारण में, गोपालगंज में, हर जगह हुआ, उस पर नहीं जाऊंगा अब मैं। अब मुझे आप बताया कि जो व्यवस्था वहां लागू करी जा रही, जैसे अभी कई जगहों पे दंगे हुए, बवाल हुए, घटनाएं हुई, ऐसी कोई घटना अपनी वहां पर न घटे। अगर देखिए कांवड़ निकल रही है और किसी वजह से किसी दुकान से कुछ लेना है, सामान लेना है, कुछ कहीं पानी पीना है, कहीं जलपान करना है, कोई बात होनी है, तो अगर उसमें कोई उपद्रवी तत्व, ये इसके लिए नहीं है कि उन दुकानदारों के ऊपर कुठाराघात है या उनका शोषण करने की मंशा है, अगर कोई उपद्रवी तत्व उस दुकान के अंदर बैठ करके, भले हिंदू हूं मैं कहता हूं, अगर कोई हिंदू भी बवाल कर दे मान ली गलत नियत से, और हिंदू मुस्लिम का वहां एक सीन बन जाए, तो कम से कम प्रशासन को ये एक अपर हैंड रहेगा, तुरंत हो जाएगा, दुकान के ऊपर नाम पड़ेगा, उस प्रोप्राइटर का नाम दिखेगा, उसका नंबर दिखेगा, उसको कॉल करेगा, भैया आपकी दुकान पे ऐसी घटना हुई है, आपके मैनेजर यहाँ पे थे, वो कौन आदमी था जिसने ये किया, सीसीटीवी है कि नहीं है, क्यों नहीं है, सीसीटीवी का एक्सेस चाहिए हमको। तो ये सब प्रणाली जो है, कानून व्यवस्था सुचारू रूप से, निर्बाध रूप से चलती रहे, उसके लिए व्यवस्थाएं लाई जा रही है। और अध्यादेश जो आते हैं उनका सकारात्मक पक्ष भी देखना चाहिए। एनआरसी का जब दंगा उत्तर प्रदेश में पहली बार जब एनआरसी की बात चल रही थी, और एक ही दंगा एकमात्र लखनऊ में हुआ, आपको याद होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन सभी दंगाइयों को, जिन्होंने सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाई थी, हानि पहुंचाई थी, उन सबका नाम पब्लिक डोमेन में वो किया, डिस्क्लोज किया, उनके सबके फोटो लगाए। सुप्रीम कोर्ट ने दखल किया कि फोटो आप नहीं लगा सकते। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने अध्यादेश ला करके उस बात का खंडन किया और फिर वो फोटो चस्पा कराए। उसके बाद आप देखिए 7 साल हो चुका है, क्या उत्तर प्रदेश में कहीं कोई दंगा हुआ? नहीं हुआ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये एक व्यवस्था है, और ये ऐसा नहीं, इसको इस दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए कि ये मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है, ये तो हिंदुओं पर भी लागू है। आप देखिए, शराब के टेंडर होते हैं, शराब की दुकानें बांटी जाती है, तमाम ऐसे और सरकारी उपक्रम होते हैं
जहां पे जिनको वो चीज दी जाती है या टेंडर दिया जाता है, उनको उस पर लिखना होता है बाकायदा कि ये इसका ये प्रोप्राइटर है, इसका ये मोबाइल नंबर है, ताकि अगर कोई व्यवस्था वहां पे व्यवधान वहां पे उत्पन्न हो जाए तो सीधे प्रशासन उनसे संपर्क कर सके। इसलिए ये व्यवस्था लाई गई है। इसमें इसको इस तरह की, और रही धर्म की बात, जैसे आपने कहा कि धर्म की राजनीति करते हैं, हम धर्म की राजनीति नहीं करते, हम हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। नीरज जी, हिंदुत्व की राजनीति क्या है? 1923 में वीर सावरकर ने एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व में लिखा है कि हिंदू देश का वो हर नागरिक है जो सिंधु से लेकर सिंधु के बीच में रहता है। हिंदू से लेकर सिंधु के, इंडस नदी, सिंधु नदी से लेकर सिंधु सागर के बीच में जो भी रहने वाला है वो सारा हिंदू है। मैं मुसलमान को भी तो हिंदू मानता हूँ, मैं कहाँ भेदभाव करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी की जितनी भी नीतियां हैं उत्तर प्रदेश में लागू हो और चाहे पूरे देश में लागू हो, उसका सबसे ज्यादा लाभ किसने लिया है? मुसलमानों ने लिया है। अगर भेदभाव हमारे मन में होता तो हम उसके धर्म के आधार पर उनको अलग करते ना? नहीं करते। और देश में हो चाहे प्रदेश में हो, जितने ये व्यापार है उसमें 70 से 80% किसका कब्जा है? मैं कब्जा नहीं कहूंगा, उनका आधिपत्य नहीं कहूंगा, उनके रोजगार परक उनकी मानसिकता है। वो रोजगार को एक सम्मान के दृष्टिकोण देखते हैं। अगर हिंदू कहता कि हमें नौकरी चाहिए तो नौकरी को नहीं कहते, वो कहते हैं हम रोजगार करेंगे। तो 80% जब रोजगार पे उन्हीं लोगों का आधिपत्य है तो ये कहां से भेदभाव? क्या ये संभव है नीरज जी कि उत्तर प्रदेश में हर मुसलमान से रोजगार छीन के हिंदू को दे दिया जाए? क्या ये संभव है कि पंचर की दुकान हो और चाहे दस्तरखान का हाई प्रोफाइल रेस्टोरेंट हो, मुसलमान से लेके हिंदू को दे दिया जाए? हिंदू भी जाते हैं वहां पे, खाना खाते हैं आराम से, शौक से, और सब सौहार्द में सारा काम होता है। तो ये धार्मिक धर्म की व्यवस्थाएं हैं, जो धर्म के कार्यक्रम है, धार्मिक कार्यक्रम है, इनको धर्म की राजनीति से नहीं देखना चाहिए। विपक्षी पार्टियों से मैं जरूर कहूंगा कि उनको अपने इस धर्म के चश्मे को उतार के देखना चाहिए। वो धर्म की राजनीति करते हैं, बिल्कुल हिंदू मुस्लिम वो करते हैं, हम नहीं करते। ठीक है, नहीं बिल्कुल आप नहीं करते हैं। मैंने कहा कि आप हिंदू मुस्लिम करते हैं, मैंने तो शुरुआत में ही कहा है कि यह सिर्फ राजनीति है। जहाँ नीरज जी देखिए, अब ये विपक्ष को, अगर विपक्ष चिल्लाएगा नहीं और विपक्ष हर नीति का विरोध नहीं करेगा तो उनकी जो दुकान पे तख्ती लगी है, अरविंद केजरीवाल के नाम की, आम आदमी पार्टी के नाम की, समाजवादी पार्टी के नाम की, कांग्रेस के नाम की, तो उनकी दुकान कैसे चलेगी? तो इनका तो काम है हर मुद्दे को, हर बात पे चिल्लाना। अभी 2-3 दिन से चिल्ला रहे थे कि वो केशव प्रसाद मौर्य जी कुर्सी बदलना चाहते हैं, सीएम बनना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी को हटाया जा रहा है। हटा दिया गया क्या? इनका तो काम है ये हर बात का बखेड़ा न बनाए तो इन्हें पूछेगा कौन? आखिर विपक्ष में बैठे तो कुछ तो काम करना पड़ेगा, क्योंकि काम तो कर नहीं सकते। जब सत्ता पक्ष में रहते तब भी काम नहीं करते। दिल्ली में सत्ता में 10 साल से कितना काम किया है पूरा देश देख रहा है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और बार बार रोजगार पे, महंगाई पे और पेपर लीक पे आप बहस करेंगे तो क्या यही काम है? मेरे पास भी ये काम नहीं कि मैं रोज उसी पे बहस करूं, क्योंकि ये एक व्यवस्था के तहत जिसमें खामियां हैं उसको सुधारने का काम सरकार अपने स्तर पे कर रही है। आपके हमारे यहाँ बैठ के स्टूडियो में चिल्लाने से व्यवस्थाएं नहीं बदली जाती, व्यवस्था बदलती है सिस्टम से, वो वैसे ही बदलेगी। और रही बात ज्यादा लोगों के बेरोजगार होने की, जो 80% इस देश में 80% हिंदू है, तो बेरोजगार कौन ज्यादा होगा? हिंदू ही होगा ना। जिसकी संख्या ज्यादा होगी उसी में तो ज्यादा समस्याएं होंगी। रोजगार अगर महंगाई से तो प्रभावित हो रहा है तो देखिए, नहीं ठीक बात है, उसी के लिए काम करना है तो हमें समेकित समाज को लेकर के समावेशित करके आगे चलना है, उस पर काम करेंगे ना तो सरकार अपनी नीतियों के तहत उस पर काम करेगी। ये कोई घर में किसी को कपड़ा लेके नहीं देना है कि अगर ठीक तुम्हारे पास नहीं है चलो दुकान चलते खरीदवा देते हैं तुमको, 2 कपड़ा ले लो आराम से चैन से मौज करो। ये व्यवस्था नहीं, ये परिवार है, देश है, ये सिस्टम से चलता है, ये मांगने और देने से नहीं चलता है। और रही बात तख्ती लटकाने से राष्ट्रवाद की, तो तख्ती लटका देने से, नाम लिख देने से दुकान पर राष्ट्रवाद की बात नहीं हो रही है। यहाँ राष्ट्रवाद का प्रदर्शन ही नहीं है, यहाँ तो व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की बात हो रही है। एक ये सिस्टम को सही करने के लिए व्यवस्था लाई जा रही है कि आगे जो समस्याएं खड़ी होती है दंगे के बाद, कि पता लगा, अभी देखिए हाथरस में भगदड़ हुई, पता नहीं चल रहा कौन उसमें आयोजक में था, कौन क्या था, कौन ड्यूटी पे था, क्या था, कुछ नहीं पता, समय लगा उसमें। लेकिन जब तख्ती लगी होगी, जब आयोजक मंडल का बोर्ड लगा होता मान लीजिए वहां पर कि ये सब आयोजक है, यही जिम्मेदार है, तो क्या पुलिस उनको उठाती? बिल्कुल उठाती। इसीलिए व्यवस्था लाई जा रही है कि हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करें वहां पे, किसकी दुकान है, कौन प्रोप्राइटर है, कौन खुद चला रहा है, किसने ठेके में दे रखा है, किसने भाड़े पे दे रखा है। बहुत से हिंदू भी वहां पे होंगे जो हिंदुओं ने दुकानें खरीदी होंगी, मुसलमानों को ठेके पे दे रखी होंगी। बहुत से मुसलमान ऐसे होंगे जिन्होंने दुकानें खरीदी होंगी, हिंदू को ठेके में दे रखी होंगी। आप चला रहे हैं रामाधीन दुकान, और दुकान किसके नाम पे लॉट है? करीम खां के नाम पे लॉट है। तो ये पता होना चाहिए ना कि करीम खां के नाम पे दुकान है और रहीम वो राजा राम चला रहे दुकान को।
तो ये व्यवस्था मुझे लगता है पारदर्शिता की तरफ उत्तर प्रदेश सरकार की ये पहल है, और इससे निश्चित रूप से आप मेरी बात मान लीजिए, ये निश्चित रूप से आप देखिएगा आने वाले समय में कि प्रशासन को अपना काम करने में इससे बहुत सहूलियत होगी, और जो उपद्रव होते हैं, दंगे होते हैं, बवाल होते हैं, उन सबसे बहुत हद तक रोकथाम हो जाएगी। और शिक्षा की बात, एक बात और मैं आपसे जोड़ना चाहूंगा। अभी जैसे रमाकांत जी ने कहा कि बच्चों की शिक्षा के लिए क्या किया, रमाकांत जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिर्फ दिल्ली में केजरीवाल की सरकार अपना मॉडल दिखाती है कि ये स्कूल ऐसा बना दिया, वो अस्पताल वैसा बना दिया, सिर्फ दिखाते नहीं है। आप उत्तर प्रदेश में देखिए जाके 6 लाख अध्यापक कार्यरत है और लगभग 30,000 स्कूल है। ठीक है, 30,000 स्कूलों में कितना कायाकल्प हुआ है पिछले विगत 5 वर्षों में। मूलभूत आवश्यकताएं, चाहे हैंडपंप हो, चाहे बाउंड्री वॉल हो, चाहे रंगाई पुताई हो, चाहे विद्यालय में कुर्सी मेज की व्यवस्था हो, चाहे बच्चों की ड्रेस की व्यवस्था हो, स्कूटर, स्वेटर, जूता, मोजा, कपड़ा, हर चीज की व्यवस्था सरकार ने मुहैया कराई है, और ये युद्ध स्तर पे हुआ है। इसके लिए पूरा एक प्रॉपर डिवीजन करके 14-15 वित्त से इसकी व्यवस्थाएं कराई गई है, फंड अलॉट किए गए हैं। आप आज से 5 योगी सरकार से पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के हर स्कूल में बच्चे टाट पट्टी में बैठ के पढ़ते थे। आज अधिकांश विद्यालयों में, मैं 100% नहीं कह रहा हूँ क्योंकि व्यवस्था चल रही है, अधिकांश विद्यालयों में बेंच और डेस्क की व्यवस्था कर दी गई है। बच्चे आज सम्मान से बैठ के कुर्सी मेज पे पढ़ते हैं, अध्यापक उनको कुर्सी मेज पे बैठ के पढ़ाता है। अध्यापक के लिए भी कुर्सी और डेस्क की व्यवस्था स्कूल में करी गई है, पहले खड़े होकर पढ़ाते थे, आज व्यवस्थाएं बदली है। उत्तर प्रदेश में हर विद्यालय को उसको विद्युतीकरण कराने का काम किया गया है। 90% 80% विद्युतीकरण हो चुका है, 10-20% जहां बचा है वहां काम हो रहा है। उसके लिए व्यवस्थाएं और अच्छी की जा सकती है। मैं नहीं कहता कि इससे बेहतर नहीं हो सकता, इससे बेहतर भी हो सकता है, और बेहतर करने के लिए सरकार बराबर प्रयासरत है और चिंतनशील है। वो सारी व्यवस्थाएं होंगी। शिक्षकों का भी सम्मान बढ़ा है, और जो बालक है, जो विद्यार्थी हमारे विद्यालयों में आते हैं, उनके भी स्टैंडर्ड का उन्नयन हुआ है। ये आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, मैं आपसे हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, आंकड़े उठाइए फिर बहस करिए। राज भाई, आप बहुत भावुक हैं, मैं आपकी भावुकता का पूरे हृदय से सम्मान करता हूं। आप मुझे ये बताएं कि कहां पे ये कहा गया है इस अध्यादेश में कि मुसलमान को ये बताना होगा कि ये सामान कहां से लाया गया? कहां ये लिखा गया कि इनको ये बताना होगा इस सामान का सोर्स क्या है? मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात कही गई। उसमें सिर्फ ये कहा गया है कि आप अपने आइडेंटिटी डिस्क्लोज कीजिए। ननकू ठेला चौराहे पे लगाएगा, वो केला आड़त से लाएगा, आड़त जमीन खां की है कि सलमान खान की है कि आरिफ भाई की है, इससे कोई मतलब नहीं है। वो शौक से लाए, भाई उसका अधिकार है, जहां उसको सस्ता मिलेगा वहां से खरीदेगा वो। अब ये देखिए, लिबर्टी किसको दिया गया है? ये लिबर्टी दी गई है इस कांवड़ यात्रा के दौरान उन कांवड़ियों को जो धार्मिक अधिष्ठान से बंधे हुए हैं। एक उनकी मानसिकता, आप बताइए इतनी गर्मी में आदमी कंधे पे कांवड़ लेके जा रहा है, तो उसका धर्म के प्रति उसकी क्या निष्ठा होगी? उसकी निष्ठा का क्या पैमाना, उसकी क्या पराकाष्ठा होगी निष्ठा की? आप और मैं जा सकते हैं? नहीं जाएंगे। सुन लीजिए, मुझे सुन लीजिए। तो ये उनको, अब देखिए, ये बहुत सुचिता का मामला है। जैसा कि नीरज जी ने कहा, मान लीजिए मैं कांवड़ पे जा रहा हूँ, मैं धार्मिक यात्रा पे कहीं जा रहा हूँ, मैं कांवड़ पे नहीं जा रहा, मैं हरिद्वार जा रहा हूँ सपोज, और मुझे देवी जी के दर्शन करने, तो मैं नहीं चाहूंगा कि मैं किसी ऐसे होटल पे खाना खाऊं जहां पे अभी उसी प्लेट में मांस मच्छी खा के कोई व्यक्ति गया है। मैं नहीं चाहूंगा मैं ऐसी किसी जगह पे खाना खाऊं जहां पे किसी ने अभी बकरा मुर्गा और या मछली काटी है और उसी चाकू से हमको नारियल काट के दिया जा रहा है। मैं नहीं चाहूंगा। ये तो धार्मिक शुचिता की बात है। ये हमारे ये लिबर्टी हमें दी गई है, लिबर्टी हर उस व्यक्ति को दी गई है जो कांवड़ यात्रा में जा रहा है। इसमें ये कहीं नहीं कहा गया है कि आप कहां से सामान लेके आए बताइए। हैंडपंप जो है किसी मौलाना ने लगाया है कि किसी पंडित ने लगाया है, ये कोई नहीं पूछ रहा है। हैंडपंप लगा है, बात खत्म हो गई। हैंडपंप से पानी हिंदू भी पिएगा, मुसलमान भी पिएगा, इसमें क्या दिक्कत है? ये कहीं नहीं। देखिए, बातों को घुमाने से कोई फायदा नहीं है। और एक बात और मैं आपको कहूंगा, जैसे आपने केशव जी की बात कही, तो केशव जी ने कहा था कि संगठन सबसे बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। योगी जी ने क्या कहा? योगी जी ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को बैकफुट पे आने की आवश्यकता नहीं, जो हुआ आत्मविश्वास में हुआ। अब विपक्ष हो चाहे मीडिया, सोशल मीडिया हो, वो ये कहेगा कि संगठन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। संगठन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो संगठन से आए हुए नेता है, विश्व हिंदू परिषद में रहे, भारतीय जनता पार्टी में रहे, आज उप मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने संगठन को सर्वोपरि इसलिए कहा है क्योंकि उनका संदेश कार्यकर्ताओं को है और ब्यूरोक्रेसी को है और समाज में काम करने वाले उन लोगों को है जो संगठन को कहीं दरकिनार करने की कोशिश करते हैं, कहीं किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर संगठन के कार्यकर्ताओं को काम नहीं करने की हिम्मत जुटाते हैं। उन लोगों के लिए कड़ा संदेश था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही कि किसी को बैकफुट पे आने की आवश्यकता नहीं है, वो ये उन्होंने इसलिए कहा कि कार्यकर्ता को संबोधित कर रहे हैं वो,
उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को बैकफुट पे आने की जरूरत नहीं है। समाज के हित की बात वो जिस तरीके से पहले करते थे वो आज भी वैसे ही करते रहे। समाज में कहीं किसी अधिकारी के सामने, किसी कर्मचारी के सामने, किसी विभाग में किसी सामान्य व्यक्ति का शोषण होता है और उसकी आवाज बंद करके अगर भाजपा का कार्यकर्ता वहां पहुंचता है और अगर उसकी नहीं सुनी जा रही है तो उसको बैकफुट पे आने की जरूरत नहीं है। उसको तत्काल अपने उच्च अधिकारी को, संगठन के उच्च पदस्थ लोगों को, अपने क्षेत्रीय नेताओं को और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराने की आवश्यकता है। ये संदेश है। संदेश देखिए दिया क्या जा रहा है, नीरज भाई तरीके से नहीं है। और व्यवस्था की बात तो देखिए, मैंने नहीं कहा कि शिक्षा विभाग में सब कुछ 100% सही हो गया है। मैंने कहा अधिकांश काम हो गया है, काम बहुत सारा बाकी है, काम चल रहा है। मैंने बात देखिए, मैं जो बात कह रहा हूँ बहुत तर्क से और बहुत समझदारी से कह रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सरकार ने सारा काम 100% कर दिया, स्वर्ग लोग यहाँ पे विद्यमान हो गया है और रामराज आ गया है, ऐसी बात तो नहीं कर रहा मैं कह रहा हूँ सरकार इस तरफ लगातार कार्य कर रही है कि किस तरीके से व्यवस्थाओं को सही किया जाए और व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाया जाए। इस पे कार्य हो रहा है, उसी पे काम हो रहा है। रंजन भाई, मैंने आपकी बात को सुना। आपने एक बात कही कि अभी पहले भी कही थी कि हम हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल, मैं भी हिंदुत्व की राजनीति करता हूं और आज आपको देख के समझ गया दंगे करवाने होते तो रंगत लाती है। सोसाइटी में कहीं दंगा हुआ, उत्तर प्रदेश में देखिए कहीं दंगा नहीं हुआ। इस बात के लिए मैं सरकार की मंशा को बिल्कुल सूचनापूर्ण तरीके से मानता हूँ। बहुत दंगा कराने की मंशा माननीय योगी जी की होती तो क्या दंगे नहीं होते? आप बताइए, हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा मोदी जी के बाद उत्तर आज भारत के अंदर कोई है तो माननीय योगी जी। क्या उनके एक इशारे पर दंगा नहीं हो सकता? ये मत कहें, उनके एक इशारे पर दंगा की बात नहीं कर रहा, बात कर रहा हूँ कि भाजपा मोदी जी के बाद सबसे बड़ा चेहरा हिंदुत्व का है तो माननीय योगी जी है। आप लोग क्या उनके आप हिंदुओं के ठेकेदार चाहेगी तो क्या हिंदुओं को रोक सकता है? आप लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता, मेरे जननायक नेता ने भी कहा, मेरे जननायक नेता ने भी कहा, भारतीय जनता पार्टी में जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, जनता पार्टी के नेता नकली है। आप लोग नकली हिंदू हो तो प्रदेश में दंगा होता है और हिंदू मुस्लिम की आग में देश हिंदू की सरकार है, हिंदू की लड़की को की राजनीति करते हैं और हिंदू को लड़ाने का काम नहीं करते, धर्म की आड़ में घुस करके दंगे भड़काने का काम नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी दंगा भड़काने का मेरा आरोप ही नहीं, मेरा कहना है एक नहीं हुआ, एक भी दंगा नहीं हुआ। देखिए, हम पूरा चाहते हैं हिंदू मुस्लिम एकता करें, वरना अपनी नीतियों का सबसे ज्यादा लाभ मुसलमानों को नहीं देते हैं। मैं कह रहा हूं, हम चाहते हैं गरज क्यों पड़ी आपको, मुसलमान इतनी गरज क्यों पड़ी कि IAS IPS आपकी बात माने, IAS IPS आपकी दलाली करे, घर नहीं देना है, क्या कहना चाहते हैं आप? घर नहीं देना है, राजा राम घर देना है, हम ये कहते हैं, कैसे नहीं कहते हैं? मेरे तुलना नहीं हो सकती, इसीलिए मुख्यमंत्री योगी जी है। और ऐसा नहीं कि योगी जी बहुत बड़े हैं और केशव जी छोटे हैं। और देखिए, मुख्यमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में ये नहीं कहा, देखिए नीरज जी, मैं थोड़ा सा त्रुटि क्षमा चाहता हूँ। नीरज जी, मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में ये नहीं कहा था कि केंद्रीय नेतृत्व के आत्मविश्वास की वजह से हार गए। उन्होंने आत्मविश्वास की बात की, आत्मविश्वास की, उन्होंने कहा था हम आत्मविश्वास की वजह से हारे। थोड़ा सा समय हारे नहीं, सीटें कम हुई। दीपक बोले कि उनके घर में नाली बंद होगी तो अमित शाह के बोले कि नाली चालू, देखिए पांडे जी ये ठीक बात ऐसे थोड़ी होता है। दंगे सब जानते हैं और कई प्रमाण आ चुके हैं, कई लोग सामने आ चुके हैं कि दंगों में नाम बदल करके, चेहरा बदल करके और कराने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग आपको हर जगह मिलेंगे, हर बार मिलते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, एक नहीं कई उदाहरण है। अब हम तो दिल्ली में 7 सालों में बताइए कि किस भारतीय जनता पार्टी के आदमी ने मुखौटा पहन के दंगा करवाया, जरा बताइए। गलत आरोप नहीं, लेकिन रमाकांत जी, मैं आप समझदार व्यक्ति है, आप समझदार व्यक्ति, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, आप गरिमा का ध्यान रखिए। किस भारतीय जनता पार्टी, आप बता दीजिए, मुझे सवाल का जवाब दे दीजिए आप कि किस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने भाजपा उसका मुसलमान का मुखौटा करके दंगा करवाया, बताइए जरा हमको। अरे बताइए ना, उदाहरण दीजिए। मैं लिस्ट दे दूंगा। देखिए, जनरलाइज मत करिए, किसी बात को जनरलाइज करके नहीं करना चाहिए भाई। आप राजनीतिक सूचना का ध्यान रखें। ठीक है, 30 सेकंड रंजन जी, 30 सेकंड, ज्यादा नहीं। नीरज जी, 6 साल से दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड नहीं बनाए हैं, ठीक है? वृद्धा पेंशन नहीं बन रही वहां पे, सरकार बहुत अच्छी चल रही है। वृद्धा पेंशन नहीं एक तो बनाई आपने, नए राशन कार्ड आपने एक बनाया, गरीब नहीं रहता दिल्ली में क्या? सारे करोड़पति रहते हैं। देखिए नीरज जी, मैं इस सारे विषयों, इन सारी बातों के आलोक में मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो अध्यादेश आया है, वो कलुषित मानसिकता के आधार पर नहीं आया है।
वो सिर्फ और सिर्फ कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए आया है, और ये परस्पर हिंदू और मुसलमान दोनों पे लागू है। इस अध्यादेश में इस बात का जिक्र कहीं पे नहीं है कि सिर्फ मुसलमान को अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करनी होगी, वहां पर हिंदू को भी करनी होगी, मुसलमान को भी करनी होगी। कांवड़ियों का ये स्वाधिकार है, उनका विवेक का अधिकार है, वो कहाँ खाना खाते हैं, कहाँ पानी पीते हैं, कहाँ रुकते हैं, कहाँ नहीं रुकते हैं। इस पे किसी को ये उत्तर भारत के अंदर सबके मूल अधिकार है, किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है कि आप वहीं से सामान खरीदें, आप वहीं पे खाना खाएं। ये सबकी स्वेच्छा है, और अपनी सुचिता बनाने का अधिकार हर व्यक्ति को है। 6 साल से वृद्धा पेंशन क्यों नहीं बनवा रहे हैं? बनवाइए ना लोगों की, क्यों नहीं बनवाई? वृद्ध नहीं हुए लोग सकती, उम्र वही रुक गई है। रजन जी, जिनकी बनी उनको देते हैं, नए लोगों की क्यों नहीं बना रहे? नए लोगों की बनाइए ना, उनका भी तो अधिकार है। रजन जी, ये बताइए 10 सीटों में 4 सीटें आप लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? सर, कांग्रेस पार्टी मांग रही है कि उत्तर प्रदेश के 10 सीटों के उपचुनाव में 4 सीटें दी जाए। मैं कुछ जानू ना जानू, मैं कुछ जानू ना जानू, सवाल आपको लेके जा रहा हूँ भाई राज भाई, अब एकदम नहीं समझ। 4 सीटों पे लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे कांग्रेस वाले, ये बता दीजिए। अरे कांग्रेस 4 सीटें मांग रही है, इस पे लड़ेंगे नहीं? अब राहुल गांधी ने समझा हुआ यार। आप लोग शांत रहे, क्योंकि देखिए